नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। कोरोना काल के इस दौर में कोई शक नहीं कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें ऐसे में तो यहां सवाल है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्या है मामला, जानेंगे क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए हैं। ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों, हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं कल से अनलॉक 1 के पहले चरण की शुरुआत हो रही है। बताएंगे आपको कि किन किन बातों का आपको रखना है ख्याल। साथ में होगी दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर नजर। मैं हूं ओम प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री ने की भाजपा की पहली वर्चुअल रैली। बिहार जनसंवाद कार्यक्रम को भाजपा मुख्यालय से किया संबोधित। कहा राजनीतिक गुणगान के लिए नहीं की है रैली। कहा कोविड-19 के खिलाफ जनता को एकजुट करने का एक प्रयास। रैली के दौरान मोदी सरकार के विकास कार्यों का दिया हिसाब। कहा विकास की दौड़ में पिछड़े पूर्वी भारत को पिछले 6 सालों में लगे हैं नए पंख। गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का किया गया है प्रयास। बिहार ने भी लालटेन से एलईडी तक का किया सफर तय। दिल्ली राज्य सरकार के अस्पतालों में सिर्फ हो सकेगा दिल्ली वासियों का इलाज। निजी अस्पतालों में भी दूसरे प्रदेश वालों के लिए न्यूरो जैसी विशेष सर्जरी की ही इजाजत। केंद्र के अस्पताल सभी के लिए होंगे उपलब्ध। दिल्ली की सभी सीमाएं सोमवार से आवाजाही के लिए खुलेंगी। अनलॉक 1.0 के लिए राज्य सरकारों की तैयारियां तेज। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सोमवार से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और दफ्तर एक बार फिर लोगों के लिए खुलेंगे। गोवा सहित भोपाल में फिलहाल नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया जारी। आईएनएस जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर मालदीव से आज पहुंचा तमिलनाडु के तूतीकोरिन, नैरोबी, कुवैत, जिबूती, फ्रैंकफर्ट, हो ची मिन्ह शहर में और जेद्दाह से 910 फंसे भारतीयों को लाया गया भारत। कोविड-19 के खिलाफ भारत की कार्रवाई दिखाती है समग्र प्रबंधन और लोगों के बेहतर योगदान की शानदार मिसाल। भारत में संक्रमण की दर विश्व में सबसे कम। 1 लाख की आबादी में 17.32 व्यक्ति संक्रमित। 1 लाख की आबादी के हिसाब से मृत्यु के मामले में भी सबसे कम। भारत में कोविड-19 के 1,20,406 सक्रिय मामले। 1,19,292 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। 6,929 लोगों की कोरोना से मौत। दुनिया भर में कोविड-19 से 68,89,000 से अधिक लोग संक्रमित। 3,99,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 19 लाख से ज्यादा संक्रमितों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित। शोपिया के रेबद इलाके में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 5 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सर्च अभियान जारी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए सभी से सुरक्षित और पोषक आहार लेने की अपील की। और कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऐलान किया कि कोविड संक्रमण के खत्म होने तक दूसरे राज्यों के मरीज दिल्ली के अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकेंगे। महामारी कोविड-19 ने न केवल दुनिया की रफ्तार रोक दी है बल्कि सेहत के मोर्चे पर पूरी दुनिया के सामने अनगिनत चुनौतियां रखती हैं। कोरोना की चुनौती से दुनिया भर की सरकारें सेहत के मोर्चे पर लड़ रही हैं और उनकी कमजोरियां भी उजागर हो रही हैं। यही मंजर दिल्ली में भी नजर आ रहा है, जहां कोरोना की चुनौती के आगे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा रही है। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण और इससे जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे मरीजों के लिए इलाज मिल पाना मुश्किल हो रहा है। आम आदमी के जख्मों पर इस मुश्किल वक्त में दिल्ली सरकार के एक फैसले ने मानो नमक छिड़कने का काम किया है। दिल्ली सरकार के नए फरमान के मुताबिक अब दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में अब केवल दिल्ली के रहने वाले मरीजों का ही इलाज होगा। 5 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मीडिया के साथ वर्चुअल संवाद में कहा, यह फैसला 5 सदस्यीय डॉक्टर्स की एक समिति की सलाह के बाद किया गया है। इस समिति ने अनुमान लगाया है कि जून खत्म होते होते दिल्ली में 15,000 बेड की जरूरत होगी। अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा, अगर दूसरे राज्यों के मरीजों को भी दिल्ली में इलाज कराने की अनुमति दी जाएगी तो अभी मौजूदा 9,000 बेड भी इन मरीजों को देने होंगे। दिल्ली सरकार ने एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज को दोषी ठहराया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में हॉस्पिटल बेड की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। दिल्ली सरकार औरों पर दोषारोपण कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच बेड्स की कमी और डॉक्टरों की ड्यूटी में अव्यवस्था के आलम ने दिल्ली सरकार की सेहत व्यवस्था की कलई खोल दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर 8 जून से खुल जाएंगे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ये मांग करती है कि हर एरिया में, हर रीजन में एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए जो कि इस चीज को देखे कि कोरोना की जो केयर हो रही है वो कैसे हो रही है और कोरोना की फैसिलिटीज किस तरह से दी जा रही हैं। हमारी देश की जो जनता है दिल्ली में, एक आम आदमी है, एक आम आदमी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारा इतने बड़े सरकारी हॉस्पिटल का सिस्टम है, हम उसको क्यों नहीं रिवैम्प करते? ये एक सुझाव आ गया कि हम एक हेल्थ प्रोफेशनल को एक प्राइवेट हॉस्पिटल की रिसेप्शन में बिठाएंगे। मेरा अपने हमारे मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह है कि आप यही काम हमारी दिल्ली के 50 से ज्यादा सरकारी अस्पताल में कीजिए। दिल्ली सरकार के इस फैसले और सेहत के मोर्चे पर हो रही लापरवाही पर बीजेपी नेताओं ने रोष जताया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता और कई अन्य पार्टी के नेताओं ने दिल्ली सरकार की मनमानी के खिलाफ राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की जनता के लिए जो कोरोना की समस्या है उससे निपटना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है, ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाकर दिल्ली सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है। दिल्ली जो हमारे यहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही, 4,400 में से दिल्ली में मात्र 28% दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के बेड ऑक्यूपाइड है। ये मैं सिर्फ दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूं। दिल्ली सरकार के 72%, 72% दिल्ली गवर्नमेंट के कोविड डेडिकेटेड 4,400 बेड में से 72% खाली हैं। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक दिन में लगभग 1,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा 750 पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 16,229 है। इसी के साथ कंटेनमेंट जोन्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। साफ है कि सेहत के मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों के आगे दिल्ली सरकार घुटने टेकती नजर आ रही है। उम्मीद है कि इस मुश्किल वक्त में दिल्ली सरकार आम लोगों की सेहत को पहली प्राथमिकता दे और उसके लिए जरूरी कदम उठाए। शैलेंद्र मिश्रा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीटी न्यूज। और इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष है, ये देखते हैं कि हमारा विशेष क्या कहता है। और हमारा विशेष कि कोरोना से जंग, दिल्ली सरकार पर उठते सवाल। जिस तरह की घोषणा आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है उसी को लेकर, और हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर डीपी राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल IMA के, और इसके अलावा हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर साहब जुड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजर के संपादक। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीपी राय साहब दिख रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर राय, सबसे पहले यही बताएं हमें कि दिल्ली में जो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो अस्पताल आते हैं वहां पे दिल्ली वालों का इलाज होना चाहिए, क्या ये दिखाता है कि बहुत एक सतर्कता बरती जा रही है, एक नीतिगत पहल की गई है, या फिर दिखाता है कि कहीं ना कहीं आशंका है कि शायद जो जरूरतें हैं स्वास्थ्य संबंधी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। एज ए डॉक्टर होने के नाते, जब जिस वक्त समाज को पीड़ा होने लगती है, आज टेलीविजन के ऊपर, हर न्यूज चैनल के ऊपर यही दर्शाया जा रहा है कि देश के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर बेड्स की बहुत कमी है। अगर मरीज कोई बन गया तो उसको कोई जगह नहीं मिलेगी और कहीं उसको सड़क पे ना मरना पड़ जाए। मैं पूछता हूं, सरकार को जब 3 महीने का टाइम मिल गया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी चाहिए थी, और सबको मालूम है कि हमारी देश के इस वक्त दिन ब दिन हमारी कंडीशन खराब होती जा रही है, तो इसका इंतजाम करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर और ले जाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक एसोसिएशन है AHPI,
एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, उन लोगों ने हमारे हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ को सेंटर में और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज स्टेट को, उनको लिख के दिया है कि मेरे पास इस वक्त 900 बेड है, 900 हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, यानी कि 25,000 प्राइवेट के पास बेड है। उस 25,000 बेड में से कहता है 75 अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास 100 बेड और ज्यादा हैं। तो उनको आप कन्वर्ट क्यों नहीं करते? आप जब आपको पता है कि आने वाला टाइम आपके लिए बड़ा खराब आने वाला है, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए उसके लिए। आज डॉक्टर राय, दूसरी बात, डॉक्टर राय ये बताएं, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो एक उन्होंने पैनल बनाया वरिष्ठ डॉक्टरों का, उनकी सलाह भी यही थी, और ये भी बताया कि जो हमने लोगों से सलाह मांगी उसमें से भी 90% लोगों का कहना था कि इस तरह के कदम उठाए जाएं। जी देखिए, एहतियातन तौर पे तो मैं कह सकता हूं ठीक है कि अगर दिल्ली के लोगों को, लेकिन आप देखिए दिल्ली में बाहर के कितने लोग होते हैं जो यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं, जो यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। अगर कल उनको किसी वक्त पे अपने इलाज की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ का दर दर ठोकर खाते रहेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं आप दिल्ली वालों के लिए भी उनको करना चाहिए कि दिल्ली के लिए 10,000 बेड है और दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10,000 बेड है, आप उनको सेपरेट कर रहे हो। आप दिल्ली वालों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की क्यों नहीं आप उनके लिए ले रहे कि सारे के सारे उन हॉस्पिटल को आप कोविड। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इस वक्त दिल्ली सरकार के पास 37 अस्पताल हैं, सिर्फ 5 अस्पताल के अंदर इस वक्त कोविड का इलाज चल रहा है। दूसरों को उन्होंने कोविड का इलाज क्यों नहीं चालू कर दिया गया जी, तो उनके पास बेड ही बेड हो जाते हैं। सेकंड चीज है, बिल्कुल, प्राइवेट एसोसिएशन आपको 15,000 बेड देने को तैयार है, आप उनके साथ एमओयू साइन क्यों नहीं करते हो जब आपको पता है देश इस वक्त बड़ी संकट से गुजर रहा है और आपके रोज के इस न्यूज से जनता इतनी अंदर तो डॉक्टर राय आप ये कह रहे हैं कि बेडों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, एक समन्वय शायद स्थापित नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल और ठीक ये है, कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को क्या दिखाता है। बिल्कुल ठीक है। प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखती है, दृष्टि की कमी दिखती है, या जिस तरह से मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि कई प्राइवेट अस्पताल और दूसरी जो एजेंसियां हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, उनका रवैया ठीक नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जब ऐसे संकट के समय में राजनीति जब पॉलिसी मेजर्स को के ऊपर बढ़ जाती है, और जैसे कि हमने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स हमेशा से देखी है, कन्फ्रंटेशन इस पॉलिटिक्स रही है और हर चीज के लिए केंद्र को ब्लेम करना। और अब ये जो मेजर उन्होंने उठाया है कि बाहर वालों को और दिल्ली की नागरिकता आपको प्रूव करनी पड़ेगी, आपको यदि दिल्ली में इलाज करना है वहाँ के राज्य सरकार के, इसमें माइग्रेंट्स का इशू आया। हमने देखा किस तरह से राज्यों ने जो है वो एक कोऑपरेटिव मेजर्स दिखाए। मैं शुरू से ये मान रहा हूँ कि ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक तरह से टेस्ट है, और कोई भी राज्य यदि इस तरीके से मेरा ये मानना है कि इस तरह के मेजर लेता है तो वो एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। क्योंकि और दिल्ली, खास करके जो दिल्ली एनसीआर रीजन है, वो अपने आप में अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दिल्ली भारत की राजधानी ने ये पोजीशन लेना, मुझे लगता है कि ये एक किसी भी समझदार राजनीति की कड़ी नहीं हो सकती। ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि दिल्ली में जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं और दिल्ली का मिसमैनेजमेंट जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए अभी एक राजनीतिक पैतरा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है। प्रफुल्ल केतकर जी, एक आम मरीज के लिहाज से अगर हम देखना चाहें, आपको लगता है कि दिल्ली सरकार का अस्पताल, केंद्र सरकार का अस्पताल, एनडीए एमसी का अस्पताल क्या इस तरह से विभाजित होकर एक क्या मरीज देखता होगा, क्या देख सकता है ऐसी मुश्किल परिस्थिति में? देखिए, मैं जितना जानता हूं, देखिए टेक्निकली तो ये विभाजन हो ही सकता है, लेकिन अब हम जिस स्थिति में है वो पैंडेमिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का अपना एक्ट है, 2005 का एक्ट जो है इसमें स्पेसिफाई करता है कि ऐसी स्थिति में सारा सिस्टम जो है वो केंद्र की निगरानी में आ जाता है। हमने धीरे धीरे लॉकडाउन के अलग अलग फेजेस में इसको डिसेंट्रलाइज मोड पर ले जाने का प्रयास किया और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हर राज्य अपने तरीके से इस सारे ये पूरा पीरियड जो था वो हमारे लिए एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने का था। हमारी जो चाहे पीपी किट्स को लेकर हो या बाकी व्यवस्थाएं हो, क्वारंटाइन फैसिलिटीज हो, उनको ठीक करने के लिए यूज करने वाला पीरियड था। जिन राज्यों ने ये किया, उत्तर प्रदेश का हमारे सामने उदाहरण है, उन्होंने बहुत सारे अपने नागरिकों को और राज्यों से निकालकर उनकी व्यवस्थाएं की। जिन राज्यों ने ये नहीं किया वो किसी ना किसी राजनीतिक पैंतरेबाजी में अटक रहे हैं। दिल्ली उसका एक उदाहरण बन रहा है, ये साफ साफ अब एक्सपोज हो रहा है। डॉक्टर राय, ये हमें समझाएं, एक और जो विवाद लगातार जुड़ रहा है दिल्ली में और खासकर दिल्ली सरकार जिस तरह से सवाल उठा रही है वो है कि टेस्टिंग की जाए नहीं की जाए, किन की जाए, इसको लेकर बहुत उहापोह की स्थिति है। इस वक्त जो हमारी समझ में चीज़ें आ रही हैं वो ये कि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो जिनको लक्षण नहीं है, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनके टेस्ट ना की जाए, जिनको हल्के लक्षण हैं उनके भी टेस्ट ना की जाएं। ये इस वक्त किस तरह की नीति आपको लगती है? देखिए साहब, अगर डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और डॉक्टर की आप कलम को पकड़ लो कि तुम इसका टेस्ट नहीं लिखोगे, तो डॉक्टर क्या करेगा? जब उस वक्त अगर कोरोना हॉस्पिटल आपने बना दिया और वहां पे कोरोना का टेस्ट करने की आप फैसिलिटीज नहीं दे रहे, तो अस्पताल को कोरोना हॉस्पिटल कहने की क्या जरूरत है? सेकंड चीज है कि कोई डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से अगर गलत काम करता है आप उसको पनिश कीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर की कलम के ऊपर आप अपनी उसकी कलम को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए कि डॉक्टर तो यही करेगा। ये कैसे हो सकता है? सेकंड चीज आ रही है, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आदमी संक्रमित है या नहीं है? ऐसा ना हो कि आप ये सोचते रहे कि सारे जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं बिल्कुल वो नहीं है, संक्रमित नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद अगर वो एकदम टेस्ट की और एकदम अगर ग्राफ आपको ऊपर गया तो पैनिक स्टेट हो जाएगी। देखिए, हमारे केजरीवाल जी ने कहा था 3T का फॉर्मूला दिया था, ट्रेस, ट्रीट एंड टेस्ट। तो वो टेस्ट कहां चले गए? आप टेस्ट अगर नहीं करने दोगे, टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ाओगे, आप जानते हैं कि अमेरिका या दूसरी कंट्रीज के अंदर 20-20 हजार टेस्ट पर मिलियन हुए हैं, हमारे यहां भी 3,000 टेस्ट हुए हैं। लेकिन इस तर्क को आप कैसे आप देखेंगे? कहा जा रहा है कि जिनको हल्के फुल्के लक्षण हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव भी आ रहे हैं तो अस्पतालों में भर्ती हो जा रहे हैं और जो बेड है वो ऑक्युपाइड हो जा रहा है, जिसकी जरूरत उन गंभीर मरीजों को है जो ज्यादा पीड़ित दिख रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। अगर सरकार ये कह रही है तो बिल्कुल ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हमारी सरकार ने, यानी कि केजरीवाल साहब ने 16,000 क्वारंटीन बेड बना रखे हैं, तो अच्छा है उनको वहीं रखें। अगर जिनके घर में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि अलग कमरा, टॉयलेट उसको मिल सकता है, उससे अच्छी कोई जगह नहीं, घर के अंदर आइसोलेशन में रहे 15 दिन, क्योंकि 80% पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं, जिसमें डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 या 3% के ऊपर हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और 1% या 0.5% के ऊपर हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें परहेज रखना चाहिए और जबरदस्ती अस्पताल के अंदर भीड़ करने से कुछ नहीं होगा। ये पैनिक की स्थिति आ जाएगी जो हमारे लिए बहुत गलत है। केतकर साहब, ये बताएं कि एक जो इसके पीछे एक डर दिखता है कि कोई राज्य सरकार ये नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ बहुत मामले तेजी से बढ़ते जाएं, आपको लगता है ये दबाव है क्या कुछ राज्यों में? और दिल्ली सरकार के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? निश्चित ही यह दबाव है और हमने ये और राज्यों के संदर्भ में भी देखा, महाराष्ट्र में भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं। तो एक नंबर्स को थोड़ा सा अंडर प्ले करना या टेस्टिंग को कम करना, लेकिन मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि लोगों को एक तरीके से यदि इस समस्या के साथ जूझना, उसके साथ जीना सिखाना है तो कुछ समय तक हमें ये सारे चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास जो इनडायरेक्ट, जो जिनके लिए पता नहीं है, ऐसे कैरियर्स बहुत है। तो सावधानियां बरतते हुए आगे बढ़ना ये इस समय आवश्यक है। लेकिन टेस्टिंग की फैसिलिटीज ना बढ़ाना, जैसे सरकार ने, दिल्ली सरकार ने खुद माना है कि 6 जो टेस्टिंग फैसिलिटीज थी वहां पे गड़बड़ियां हो रही थी, तो उनको उनकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है कंप्लेंट्स आने के कारण।
बाकी जो 36 फैसिलिटीज है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, कितने नंबर्स आ रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जब आरोग्य सेतु की बात आई तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया। उस ऐप के द्वारा भी जो नंबर्स और बेड्स की अवेलेबिलिटी दिखा रही है, उसमें और दिल्ली सरकार के क्लेम्स में बहुत अंतर है। तो ये जो सारे विरोधाभास है, ये दिखाते हैं कि भले ही मीडिया मैनेजमेंट हुआ हो, बहुत बहुत अच्छी तरीके से ये बताया गया हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि हेल्थ बजट के बारे में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जितना ध्यान देना आवश्यक था पहले के पीरियड में भी, और खास करके पिछले 2-3 महीने के काल में जब कोरोना से जूझने के लिए कुछ फैसिलिटीज क्रिएट करने की आवश्यकता थी, उसमें आई हुई विफलता शायद। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर राय, एक सवाल और यहाँ पे उठ रहा है इस पूरी बहस में। एक जो आरोप लगाया जा रहा है कि क्या जो बेड है हॉस्पिटल में उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के अलग अलग अस्पताल हैं उनके पास जो क्षमताएं हैं, जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। एक अस्पताल आइसोलेशन में क्या काम कर रहा है और दूसरे अस्पतालों के साथ कोई सामंजस्य उसका नहीं है। इन बातों को कैसे आप समझाएंगे? देखिए, अगर इस प्रकार की चीज दिल्ली के अंदर हो रही है, हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं। डॉक्टर राय बोलिए। जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग बेड्स की चल रही है, हम उसको कंडेम करते हैं, और अगर कोई कर रहा है तो उसको पनिश किया जाए। लेकिन मैं इसके साथ में ये जरूर कहूंगा कि सरकार को जिस वक्त डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज दिल्ली स्टेट को एएसपीआई के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ज्ञानी ने लिख के दिया कि मेरे पास 900 बेड हैं, जिसके अंदर 25,000 बेड हैं, मैं 70 अस्पताल आपको जो 100 बेडेड है उसको एक्सक्लूसिवली कोविड के बेड बनाने को तैयार हूं, आप उनके साथ पैक्ट क्यों नहीं करते? और वो ये भी तैयार है कि हम आयुष्मान के रेट के ऊपर उनको कर देंगे। जब वो इस प्रकार का आयुष्मान के ऊपर अपने आप आपकी ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, आप उनकी हेल्प क्यों नहीं लेते? और उस चिट्ठी को लिखे हुए मेरे ख्याल 26 माह वो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी 24 मई को। 24 मई के बाद अभी तक कोई जवाब नहीं, और आज 7 तारीख हो गई है। वो कहते हैं, अच्छा, एएचपीआई ने अपने मेंबर डॉक्टर अस्पतालों को ये कहा है कि जनरल वार्ड के लिए 10,000, अगर उसमें अंदर ऑक्सीजन 15,000, ऑक्सीजन अगर देनी पड़ी तो 20,000, और वेंटिलेटर दोगे तो 25,000। वो इस रेट के ऊपर भी देने को तैयार है। आपकी ब्लैक मार्केट अपने आप खत्म हो जाएगी, आप उनके साथ पैक्ट कीजिए। जब प्राइवेट डॉक्टर, वी आर कमिटेड फॉर द हेल्थ ऑफ द कंट्री, वी वांट टू गिव अवर सर्विसेज, हम ये कहते हैं कि आप लीजिए हमारी सर्विसेज, हम देने को तैयार है आपको। और उसके बाद सिर्फ आप 36, मैंने फिर पूछा आपसे, 37 गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अस्पताल हैं, सिर्फ 5 अस्पतालों में कोविड का इलाज हो रहा है, बाकी अस्पताल में क्यों नहीं हो रहा भाई? ठीक है, हमारे पास वक्त इतना ही था इस बहस के लिए, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रफुल्ल केतकर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर DR राय साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये इस समय एक ऐसी परिस्थिति उभर कर आई है कोरोना काल के समय में, जहां पे जो ये तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसका किस तरह से बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो सकता है, इसको ठीक करने की शायद जरूरत दिखती है। यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नाइट के साथ। काश मैं महंगी टिकिया ले पाती। महंगी नहीं, फेना सुपर वॉश टिकिया आजमाइए, बेहतरीन झाग, रोज और चंदन, सुपर चमक। महंगी टिकिया जैसी धुलाई फेना सुपर वॉश टिकिया में समाई। फेना ही लेना। फेना कपड़ों से हटाए कीटाणु, इंडिया में बना गर्व के साथ। सर, मैं मदद करूं? वाह, आप तो एक्सपर्ट हो। आपका गैरेज है या कहीं काम करते हो? काम ढूंढ रहा हूँ सर। गैरेज खोलना तो चाहता हूँ पर पैसे नहीं है, और लोन के लिए जमानत के तौर पे सिर्फ डिप्लोमा है। कौन देगा लोन? बैंक। आरबीआई ने बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि अगर उनके पास कोई कारोबार का अच्छा प्रस्ताव ले आए तो उसे 10 लाख रुपए तक का लोन बिना जमानत के दें। सच? बिल्कुल। आप जैसे होनहार युवाओं को कारोबार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देने वाली कई योजनाएं हैं। बैंक से लोन भी मिलेगा और सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का फायदा भी। वाह, नए गैरेज की बहुत बहुत बधाई हो।
थैंक यू सर। जब क्षमता हो तुम्हारी अमानत तो लोन पाओ बिना जमानत। आरबीआई कहता है बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद होगा फिर से आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। देश भर में अनलॉक 1 के तहत धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसके लिए राज्यों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। राज्यों को हिदायत दी गई है कि सभी धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले वहां सामाजिक दूरी के लिए ज़रूरी सभी गाइडलाइंस का पालन कराया जाए। हालांकि कई राज्यों ने अभी कुछ दिन और धार्मिक स्थलों को बंद रखने का ही फैसला किया है। देश इस वक्त अनलॉक 1.0 मोड से गुजर रहा है। 8 जून से देश भर में रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे। कई राज्यों में पूजा और प्रार्थना स्थलों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च करीब 2 महीने तक बंद रहने के बाद खुलने जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए सभी धार्मिक स्थलों को खुलने से पहले वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। कोविड संक्रमण से बचने के लिए धार्मिक स्थलों पर जरूरी गाइडलाइंस में पूजा या आराधना स्थल में घुसने से पहले चप्पल या जूते बाहर उतारना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी भी तरह का प्रसाद या पवित्र जल न बांटने की भी हिदायत दी गई है। लंगर या सामुदायिक किचन के संचालन में सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पालन करना होगा। कैंपस के अंदर सैनिटाइजेशन पर खास ध्यान देना होगा। पूजा स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं और प्रबंधन दोनों को ही इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कई जिलाधिकारियों ने अपने जनपद में जहां भी धार्मिक स्थल है वहां के प्रबंधन से संपर्क स्थापित कर लिया है और सबका प्रयास है कि गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य हो और उसी के अनुरूप जो है अनुमति दी जाए। हर प्रवेश द्वार पर जो है सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमने यहाँ सैनिटाइजिंग टनल लगाई है। उसके अलावा हाथ धोने के लिए जो सैनिटाइजिंग डिस्पेंसर भी लगा रहे हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक उचित दूरी बनाने के लिए हमने मार्किंग भी की है। मंदिर के अंदर फूल प्रसाद नहीं चढ़ेगा। अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खुलने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि कुछ राज्यों ने अभी कुछ दिन और पूजा स्थलों जैसे मंदिर, चर्च और मस्जिदों को बंद रखने का फैसला किया है। इनमें गोवा भी शामिल है। गोवा में धार्मिक स्थल अभी कुछ और दिन बंद रहेंगे। वहीं राजस्थान सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला जिला कलेक्टरों की एक समिति पर छोड़ दिया है। केरल में कुछ जरूरी एहतियातों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। नीलाक्कल, पंपा और सन्निधान मंदिर प्रांगणों में थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे। We are strictly implementing the guidelines issued by them. We are going to introduce a virtual queue system. The total duration in the morning is 8:15 to 11:15 and in the evening from 4 to 5. केरल में जहां एक और धार्मिक स्थल 9 जून से खुल रहे हैं, वहीं मस्जिदों को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। पालियम जुमा मस्जिद समेत कई मस्जिदों को फिलहाल बंद रखा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। उन्हें खोलने के बारे में कोई भी फैसला अगले हफ्ते स्थिति की समीक्षा के बाद ही किया जाएगा। भोपाल के सभी धर्मगुरुओं के द्वारा ये फीडबैक किया गया है कि अभी वो पूरी तरह से इसको खोलने में थोड़ा सा एक हिचकिचाहट है, वो तैयारी के लिए थोड़ा सा समय चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि कल से धार्मिक स्थल भोपाल में अभी नहीं खुलेंगे, एक रिव्यू और होगा इसका, उनके साथ बैठक होगी, बात होगी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको अगले सप्ताह से खोला जाएगा। बहरहाल जो धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं वहां सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। मंदिरों में सफाई अभियान जोरों पर है, वहीं मस्जिदों में भी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। मस्जिदों में सैनिटाइजर्स, टिश्यू पेपर, स्क्रीनिंग मशीन और अन्य जरूरी उपकरणों का प्रबंध किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूकता के संदेश देते पोस्टर्स भी मस्जिदों के गेट पर लगाए गए हैं। वहीं चर्च में भी सभी तरह के जरूरी दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है और चर्च को खोलने की तैयारियां चल रही हैं। चर्च में अनुयायियों के बैठने वाली बेंचों को भी साफ किया जा रहा है।
अनलॉक 1 के तहत धार्मिक स्थलों का खुलना आम आदमी के लिए राहत की बात है, पर जरूरी ये है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के सभी दिशा निर्देशों का ठीक ढंग से पालन करें ताकि किसी की भी सेहत पर कोई आंच ना आए। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो अनलॉक 1 की कल से पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है और कई छूट वैसे तो 1 तारीख से ही मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन कल से कई और कोशिशें हो रही है, कल से और कई गतिविधियां होंगी और वो क्या होंगी जरा उस पर नजर डाल लेते हैं कि किस किस तरह की अब गतिविधियां शुरू होंगी कल अनलॉक 1 के पहले चरण से। तो कल से धार्मिक स्थल खुलेंगे कई जगहों पे, कई राज्यों में। हालांकि कई राज्यों ने इसको लेकर कई अपने अपने नियम भी बनाए हैं, वो क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। इसके अलावा कल से और जो चीजें खुलेंगी धार्मिक स्थलों के साथ, होटल रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं, हॉस्पिटैलिटी से संबंधित चीजों की शुरुआत होगी कल से। इसके अलावा और क्या शुरुआत होंगी, तो शॉपिंग मॉल भी कई जगहों पे खुलेंगे और वहां भी तमाम तरह के दिशा निर्देशों की बात कही गई है, वो क्या होंगी ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे प्रतिबंध एज इट इज, यानी जैसा अभी है वैसे ही जारी रहेगा, पूरी तरह से वहां पे प्रतिबंध रहेगा गतिविधियों को लेकर। 30 जून तक ये अभी तक है फिलहाल, और जिला प्रशासन ये निर्धारित करेंगे कि कंटेनमेंट जोन कौन से होंगे और ये सुविधा और इस तरह के अधिकार अभी दिए गए हैं जिला प्रशासन को, ये जारी रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही कंटेनमेंट जोन में जारी रहेंगी। इसके अलावा हम बात करें कुछ और कदमों की, तो शादियों में 50 से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं है, 50 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा कुछ और कदमों की बात करें तो घर के बाहर चेहरे पर मास्क जरूरी होगा, यानी आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर निकलेंगे या मोटे तौर पे आप समझ लें कि घर से आप निकलेंगे, मास्क जरूरी होगा। एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने जरूरी होगी, इतनी दूरी आपको रखनी पड़ेगी, 2 गज की दूरी, 2 मीटर या उससे ज्यादा। इसके अलावा क्या है, राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं होगा। जिस तरह की हमने देखा कि कई छूट 1 तारीख से दी गई थी, उसको और आगे बढ़ाया गया है। और चाहे माल ढुलाई हो, इसके अलावा जो दूसरे तरह के एक राज्य से दूसरे राज्यों में, एक जिले से दूसरे जिले में जाने की जो व्यवस्था है उस पर अब छूट होगी, किसी तरह की पास की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा परिस्थितियों के आधार पर राज्य दिशा निर्देश जारी कर सकता है, फेरबदल कर सकता है, जैसी जरूरत उस इलाके में उस जिले में हो, ये अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा जो यात्री ट्रेनें चल रही हैं, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं प्रवासी मजदूरों के लिए, वो जारी रहेंगी। इसके अलावा हम अगर हवाई उड़ानों की बात करें तो घरेलू हवाई यात्रा वो जारी रहेगी और विदेशों में जो फंसे हुए हैं लोग, वहां से जो उनको देश वापसी लाने की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है वो भी जारी रहेगी। इसके अलावा ये बात कही गई है पहले भी कि 65 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के जो लोग हैं वो घरों में ही रहें तो बेहतर होगा। इसके अलावा साथ ही जो गंभीर बीमारियों के शिकार जो लोग हैं वो भी घर पे रहें, बेहतर होगा। और इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी घर पे रहें, बाहर न जाएं जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत न पड़े। और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भी घरों पे रहें। और एक बात और कही गई है आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से कि जहां तक हो सके ये बेहतर है कि वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से ही काम किया जाए। इस तरह इस बात को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। और जो रात्रिकालीन कर्फ्यू है वो भी रात 9 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगा। तो ये वो चीजें हैं जो बदलने वाली हैं, लेकिन अब क्या बंद रहेंगे उस पर हम नजर डाल लेते हैं इस अनलॉक 1 के पहले चरण में। तो सभी तरह के सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन बंद रहेंगे और इसके साथ साथ जो राजनीतिक रैलियां हैं वो भी बंद रहेंगी। और इसके अलावा जो खेल के आयोजन हैं, मनोरंजन है जहां पे भीड़ जमा हो सकती है उस पर प्रतिबंध रहेगा। और इसके अलावा धार्मिक आयोजन पे भी प्रतिबंध रहेगा। खेलों पे प्रतिबंध नहीं है, खिलाड़ी खेल सकेंगे मैदानों में जाकर। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें हैं वो भी बंद हैं, वो भी बंद रहेंगी। जिम जैसी व्यवस्था भी बंद रहेगी और शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। इनको अगले चरणों में जुलाई में इस पे चर्चा की जाएगी, इन तमाम चीज़ों पे और किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं ये भी बात होगी। लेकिन अब इस अनलॉक 1 के पहले चरण में कई राज्यों ने अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जरा हम कुछ महत्वपूर्ण राज्यों पे नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल खुलेंगे केंद्र के निर्देशों के मुताबिक जो इन जगहों पर लागू होंगे, चाहे
चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के या सैनिटाइजर या दूसरे तमाम तरह की चीजें। दिल्ली में बैंक्वेट हॉल और होटल रहेंगे बंद, इस पे पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ये दिल्ली की बात हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की जो सीमाएं हैं, चाहे वो हरियाणा के साथ हो, दूसरे राज्यों के साथ हो, वो सीमाएं खुलेंगी जो बंद थीं। और इसके अलावा हम देखें उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, देश का सबसे बड़ा राज्य, यहाँ धार्मिक कार्यालय, मॉल और होटल खोलने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। इस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। किसी भी जिले में अगर वो खुलना चाहते हैं धार्मिक स्थल या इस तरह की चीजें, तो वहां पे जिला प्रशासन अनुमति देगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध होगा। इस बात को लेकर भी बार बार कहा जा रहा है कि ये बीमारी को फैला सकती है। इसके अलावा हम बात करें, मंदिरों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों का प्रवेश नहीं होगा। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। इसके अलावा कहीं भी आप किसी संस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां पे सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और वहां पे ऐसी भी व्यवस्था करने की बात कही गई है कि जैसे मसलन मंदिर है, जाने के अलग रास्ते होंगे, वापस आने के अलग रास्ते होंगे, इस तरह की व्यवस्था भी करनी होगी। कोरोना के लक्षण होने पे आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मूर्तियों और ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जो ई पेमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। रेस्टोरेंट में जो क्षमता है वो जो है 50% तक ही होगी। तो इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल यहां पे हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं तुरंत। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। और इसी मुद्दे पर कल से जो अनलॉक 1 के पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है, इसको लेकर हमारा विशेष आज का क्या कहता है, आइए देखते हैं। हमारा विशेष कहता है अनलॉक 1.0, निकले बाहर लेकिन रहें सतर्क। जी हां, इस वक्त का संदेश यही है कि अब आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं और उसको लेकर लोगों के बाहर निकलने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है, लेकिन इसमें सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। और हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यदुवेंद्र माथुर साहब हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी नीति आयोग, और हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र के धामा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पब्लिक हेल्थ मामलों के विशेषज्ञ और LHMC अस्पताल से जुड़े हुए न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ HOD। और हमारे साथ दोनों लोग हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र धामा जी। डॉक्टर राजेंद्र, ये हमें समझाएं कि ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कोरोना संक्रमण के आंकड़े क्या हमें दिखा रहे हैं, किस तरह से बढ़ रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी रिकवरी रेट है, किस तरह की फैटेलिटी रेट है, ये भी हम देख रहे हैं। ऐसे में जब आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से कल से कई चीजें शुरू हो रही हैं, क्या आपको लगता है चुनौतियां होंगी? आपका कहना बड़ा सही है कि अभी नंबर्स बढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि रोज ही कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें अपने आप की जनसंख्या, जो हमारे देश की जनसंख्या है 130 करोड़ जनसंख्या है, उसके हिसाब से हमें ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए यूरोप के देशों के साथ, क्योंकि यूरोप की पूरी जनसंख्या ही 75 करोड़ है और बहुत सारे देश बहुत छोटे छोटे हैं और उनकी जनसंख्या 5 करोड़ 6 करोड़, जैसे फ्रांस है या स्पेन है या इटली है, तो उनके मुकाबले में हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनेट अगर हम देखें जनसंख्या के हिसाब से तो नंबर बढ़ रहे हैं, स्लो एंड स्टडी बढ़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारा जो फोकस है अभी वो यही है कि ये सब जो कंटेनमेंट है या जो कुछ एरियाज हैं बहुत ज़्यादा हैं, उनमें महानगरों में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, इन सब जगह पे हमारे जो है नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारा फोकस इस टाइम पे अनलॉक 1 जो कल से शुरू हो रहा है उसमें यही है कि हम अपनी जिम्मेवारी समझें
अब लोगों की जिम्मेवारी है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी जिम्मेवारी हम समझेंगे और सभी एहतियात जो हमें बताए गए हैं उनका हम पालन करेंगे, तभी हम इन नंबर्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है अपने मित्रों से और जनता से कि आपको जैसा हिदायतें दी गई हैं, जैसा बताया गया है, उन नियमों का पालन करें। इस टाइम पे और भी ज्यादा जरूरी है। ये हम सबको मालूम है कि क्या नियम है, लेकिन उनको पालन करना बहुत बड़ा कर्तव्य है निश्चित तौर पर। और ये जनता पे, प्रशासन और तमाम लोगों से आगे बढ़कर अब जो आम लोग हैं उन पे भी जिम्मेवारी बेहद ज्यादा होगी। और हमारे साथ यदुवेंद्र माथुर साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी नीति आयोग। माथुर साहब, हमें ये समझाएं कि ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं देश में दोनों चीजों को साथ लेकर चलने की जरूरत है, जहां तक लोगों की सुरक्षा और कोविड संक्रमण से दूर होने की ज़रूरत है, और हमारे साथ जहां तक जो आर्थिक गतिविधियों की बात है उनकी भी हम बात कर लें। आपको लगता है कल जो अनलॉक 1 के पहले चरण की शुरुआत हो रही है, किस लिहाज से चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है? धन्यवाद। और जैसा अभी आपके इस न्यूज़ में आपने काफ़ी विस्तार से सारी बातें बताई, ये अति महत्वपूर्ण समय है इस पूरी जंग में, इस पूरी लड़ाई में। और ये बिल्कुल हम लोग का सौभाग्य है कि राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने और सभी विशेषज्ञों ने इतने मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन से, इतने सामंजस्य से ये इतनी सुनियोजित और बहुत अच्छी पब्लिक पॉलिसी के इस एक दौर से हम गुजर रहे हैं। और इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि सभी राज्यों के साथ इतने संवाद के बाद प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सभी मुख्यमंत्री जी और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे केंद्र और राज्यों के, इतने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की इतनी सारी मीटिंगों के बाद और विशेषज्ञों के सुझावों को पूरी तरह से तवज्जो देते हुए ये फेज 1 अनलॉक 1 चालू हो रहा है। और अति महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी हम वापस से एक अपने धर्रे पर आए, क्योंकि आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं और बिल्कुल समय पर जो ये खुल रहा है हमारा एक इकोनॉमी का जो एक इनफॉर्मल सेक्टर है, उन सबको पुनः रोजगार के साधन मिलेंगे तो पूरे देश को, सभी को मिलकर ये 8 तारीख को कल से जो ये खुल रहा है, इसको हमको पूरे संयम और धैर्य से और पूरे दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए अपने नागरिकता का परिचय देना चाहिए। माथुर साहब, एक बात और समझाएं कि हम देख रहे हैं कि राज्यों को बहुत स्वायत्तता दी गई इस मामले में कि वो अपने परिस्थितियों के अनुसार दिशा निर्देशों को बनाएं, उसमें बदलाव करते हैं। आपको लगता है ये कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे मसलन धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, कहीं कहीं नहीं खोले जा रहे हैं, कहीं कहीं शॉपिंग मॉल और जो तमाम गतिविधियां उसके लिए भी अलग अलग राज्यों ने अपने मुताबिक बनाए हैं दिशा निर्देश। क्या इसको एक रूपता इसमें होनी चाहिए तमाम खतरों को देखते हुए, या फिर ये बेहद ज़रूरी है कि राज्य अपनी परिस्थितियाँ समझें और उस हिसाब से कदम आगे बढ़ाएं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े देश में और देश के राज्यों में इतनी विविधताएं हैं और स्थानीय परिस्थितियों को पूरी तरह से देखते हुए कंटेनमेंट जोन कहाँ पे हैं, कहाँ पे बफर जोन की आवश्यकता है, कहाँ केस बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे सभी राज्यों ने काफी विवेक से, बहुत सूझबूझ के साथ, और जो जिलाधिकारी हैं और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, सबके इनपुट से अलग अलग विविधता ही जरूरी है और एक रूपता नहीं हो सकती है। लेकिन जो ओवरऑल जो स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपीज हैं काफी विस्तृत हैं और आपने उसको काफी विस्तार से बताया है। उन एसओपीज का बेहद अच्छे तरह से उसको सर्कुलेट किया है और प्रचार प्रसार इन गाइडलाइंस का और सबको करना चाहिए और हर स्तर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक बड़ी विकराल स्थिति बन सकती थी अगर हम सब ने काम नहीं किया। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है ये विविधता। एक रूपता तो कुछ एरियाज में होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बिल्कुल छूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा ये हमको राज्यों को स्वायत्तता देनी पड़ेगी। ठीक है, यदुवेंद्र माथुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र धमीजा साहब का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल।
आगे बढ़ेंगे और कोविड-19 के कंटेनमेंट और मैनेजमेंट के लिए सरकार के प्रयासों पर मीडिया में उठाए जा रहे सवालों पर जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये सारी आशंकाएं और आरोप बेबुनियाद हैं। सरकार कोविड-19 से लड़ने के लिए लगातार विशेषज्ञों से सलाह ले रही है और इसी संदर्भ में एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का स्पष्टीकरण है और नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इन तमाम जो गतिविधियां हैं, जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उसके मुताबिक है। और टास्क फोर्स की इस वक्त तक 20 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं और ये अपने आप में दिखाता है कितनी सक्रियता से काम हो रहा है। लॉकडाउन का निर्णय संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए है और इस बात का सर्वोपरि तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। और पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में मामलों की अगर हम बात करें तो बेहद कम है। नया वायरस है, जमीनी स्तर पर मिल रही जानकारी के आधार पर रणनीति बदल रही है और चरणबद्ध तरीके से बन रही है रणनीति और जो समय की जरूरत है उसको ध्यान में रखा जा रहा है और उसके मुताबिक कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में प्रति लाख 17.23 मामले हैं, जो विश्व में सबसे कम मामलों में समझा जाना चाहिए। प्रति लाख भारत में 0.49 की मृत्यु दर है, यानी करीब आधा, हम इसको आधा फीसदी के आसपास कह सकते हैं, आधा। तो ये परिस्थिति है और ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को बिहार के लिए पहली बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक पर निशाना साधा। साथ ही मौजूदा केंद्र सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता और महामारी के इस दौर में जनता के साथ मिलकर लड़ी जाने वाली लड़ाई पर खासा जोर दिया। कोविड-19 के काल में जीवन जीने के कई ढंग बदल रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियां भी पीछे क्यों रहें। मौका देश के राजनीतिक इतिहास में पहली वर्चुअल रैली का रहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार जनसंवाद रैली में एक तरफ केंद्रीय सरकार के प्रयासों को जनहित देशहित में बताया तो दूसरी ओर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद को आड़े हाथों लिया। हम लालटेन युग से एलईडी युग तक आए हैं। लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर तक की यात्रा हमने काटी है। लाठी राज से कानून राज तक आए हैं। जंगल राज से जनता राज तक पहुंचे हैं। बाहुबल से विकास बल तक पहुंचे हैं और चाला घोटाले से डीबीटी तक की यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने सफलतापूर्वक काटी। राजनीतिक हमले में कई तीर चले। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा नेता अमित शाह ने भाजपा समर्थित नीतीश सरकार की प्रशंसा की तो वहीं साल 1990 से साल 2005 तक के राजद सरकार में बिहार के सूरते हाल को भी सामने रखा। मैं आज वक्रदृष्टा लोगों को, परिवारवादी लोगों को कहना चाहता हूं, जरा अपना चेहरा आईने में देख लीजिए। जब आपकी सरकार थी 90 से 2005 तक, तब 3.19% आपका विकास दर था। नीतीश जी के नेतृत्व में 11.3% तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने। उन्होंने बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज का हिसाब भी दिया और कहा कि उसकी बदौलत राज्य की सूरत बदलने में काफी मदद मिली है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया कि केंद्र की मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए समर्पित रहेगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के बीच विकास के अंतर को पाटा है। यही वजह है कि 130 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री की अपील पर एकजुट हैं और जनता कर्फ्यू उसका एक उदाहरण। जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल का उपयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि 10 साल के यूपीए शासन में कांग्रेस सिर्फ 3 करोड़ किसानों के 60,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी का दावा करती है, जबकि मौजूदा मोदी सरकार ने बीते 1 साल के अंदर ही 9 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपए की मदद सम्मान निधि के जरिए पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमेशा किसानों, मजदूरों, वंचितों, शोषितों के हित में फैसले लेती है। कांग्रेस सरकार आरसेप की चर्चा चालू कर गई थी। आरसेप क्या
व्यापार करार होता तो आज हमारा छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी, एमएसएमई, किसान, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, ये सब तबाह होने वाले थे। नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ता के साथ निर्णय किया, जो मेरे छोटे किसान के हित का नहीं, जो मेरे छोटे व्यापारी के हित का नहीं, जो मेरे छोटे उद्यमी के हित का नहीं है, जो मेरे मछुआरे के हित का नहीं है, इसके साथ भारत कभी जा नहीं सकता। और हमने आरसेप से अपने आप को अलग कर कर भारत के सम्मान को फिर से एक बार दुनिया के पटल पर रखने का काम किया और आरसेप समझौते से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन कार्ड के फैसले से प्रवासी, खासतौर पर श्रमिकों को फायदा होगा। गृह मंत्री ने कोविड-19 महामारी के वक्त दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों व अन्य लोगों को सफलतापूर्वक उनके गृह राज्य भेजने का जिक्र किया और कहा कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहुंचाया गया है। देश के विकसित राज्यों की नींव में बिहार के लोगों के अतुलनीय योगदान को भी उन्होंने सराहा और कहा कि उनका पसीना देश के विकास की नींव है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसे वक्त में हम जानते हैं कि कोरोना समय में इस तरह रैली को संबोधित जो है अमित शाह उन्होंने की, और साथ ही हम जानते हैं कि बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव होना है, तो कैसे इसको समझा जाए इस वक्त में इस रैली का संबोधन और जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया, और खासकर न सिर्फ बिहार पे बल्कि पूरे पूर्वी भारत के विकास की बात कही। देखिए ओपी दास, इस रैली में जिन अहम बिंदुओं की चर्चा की गई गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, उसमें ये साफ होता है कि जहां एक तरफ मोदी सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर चर्चा की गई और खासतौर पर कोरोना संकट से निपटने में जो एक तमाम प्रभावी तरीके से कदम उठाए गए हैं उसकी चर्चा हुई। और 1 साल दूसरे कार्यकाल के पूरा होने पर जो बोल्ड डिसीजन लिए गए, चाहे वो सीए को लेकर हो या फिर 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में हटाने को लेकर हो, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन को लेकर हो, उसका खास तौर पर जिक्र किया गया। और साथ ही साथ बिहार को लेकर जो योजनाएं हैं उनका भी जिक्र किया गया। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि दरअसल इस वर्चुअल रैली के जरिए एक शुरुआत की गई है देशव्यापी एक बड़े अभियान की। ऐसी 75 रैलियां होनी है जिसमें बीजेपी के तमाम आला बड़े नेता देश भर में इस तरह की वर्चुअल रैलियां करेंगे और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको एक तरह से जनता के सामने रखेंगे। और साथ ही साथ कोरोना संकट के दौरान किस तरह से प्रभावी तरीके से निपटा जा रहा है उसका भी खास तौर पर जिक्र होगा। क्योंकि बिहार जनसंवाद रैली से इसकी शुरुआत हुई, लिहाजा आज के संबोधन में निश्चित तौर पर बिहार को लेकर कई अहम मुद्दों की चर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने की। खासतौर पर किस तरह से बिहार को एक बड़ा पैकेज दिया गया था और उसको विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से बताया भी गया कि उसे किस तरह से लागू किया गया है। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि बिहार निश्चित तौर पर फोकस में था और यही वजह है कि बिहार को लेकर जो पैकेज के दौरान, बिहार को लेकर कोरोना संकट के दौरान जो सीधे खाते में पैसा गया है 5720 करोड़ रुपए, उसका भी खास तौर पर जिक्र हुआ। तो एक तरफ बीजेपी ये दिखा रही है कि वो वर्चुअल संवाद के जरिए इतने बड़े आयोजन को कर सकती है और दूसरी तरफ बिहार पर भी। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम विश्लेषण और तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ेंगे। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा चुनाव से पहले ही पार्टी के 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस बाकी विधायकों को बचाने में लगी है। कांग्रेस ने अपने विधायकों में टूट के डर को भांपते हुए गुजरात से राजस्थान शिफ्ट कर दिया है और गुजरात के 19 कांग्रेसी विधायक गुजरात से सटे राजस्थान के अबू रोड में बने एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। पार्टी के 19 विधायक इस रिजॉर्ट में पहुंचे हैं, जबकि 2 और विधायकों के आने की संभावना है। गौरतलब है कि गुजरात के 2 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये 2 विधायक हैं करजन सीट से जीते अक्षय पटेल और कपराड़ा से जीते जीतू चौधरी। इसके बाद पार्टी को डर है कि कुछ और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इन 2 विधायकों से पहले ही कई विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होना है। उधर कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। प्रदेश में 19 जून को 4 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक से वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। वहीं जेडीएस का कहना है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाएगी।
और विदेशों में फंसे भारतीयों को घर वापसी के लिए चल रहे समुद्र सेतु अभियान के तहत रविवार को नौसेना का जहाज जलाश्व INS जलाश्व तमिलनाडु के तुतीकोरिन पर 700 यात्रियों को लेकर पहुंचा। ये सभी लोग मालदीव में फंसे हुए थे। वापस आए यात्रियों का कोविड-19 के लक्षणों का परीक्षण किया गया और अप्रवासन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उनके सामान को सैनिटाइज किया गया। और वंदे भारत मिशन के तहत भी विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। मस्कट और कुवैत से कई उड़ानों को संचालित कर देश के विभिन्न हिस्सों में उसका संचालन किया गया। मस्कट से उड़ान भरने वाले यात्रियों में भुवनेश्वर, कन्नूर और चेन्नई के लोग शामिल हैं। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत ये अंतिम उड़ान होगी और इसके अलावा कुवैत से एक विमान ने उड़ान भरी है जो 130 यात्री और नौनिहाल को लेकर दिल्ली और लखनऊ पहुंचेगा। और कोविड के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में इस वक्त कोरोना का सक्रिय मामलों की संख्या 1,20,406 है। वहीं इलाज के बाद ठीक हुए लोगों की संख्या 1,19,292 है। और इसके अलावा हम बात करें कोरोना के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसका आंकड़ा 6,929 है। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के रेबन गांव में आतंकी छिपे होने की सूचना मिली। उसके बाद सेना, सेंट्रल पुलिस फोर्स की 178 बटालियन, राष्ट्रीय राइफल और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर इलाके की घेराबंदी कर दी और आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम जब संदिग्ध स्थान पर पहुंची तो छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया। एसपी शोपियन को खबर मिला था कि रेवन विलेज में 5 मिलिटेंट छिपे हुए हैं, तो पुलिस, सीआरपी, आर्मी तीनों मिलकर रात में कॉर्डन डाल दिया और मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो मिलिटेंट ने फायर किया हमारे पार्टी पर। फिर जवाबी कार्रवाई में आर्मी, सीआरपी, पुलिस ने फायर किया और इनकाउंटर के दौरान 5 आतंकवादी मारे गए हैं। ये बहुत ही नीट क्लीन ऑपरेशन हुआ, इसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है और हमारे लोगों ने, आर्मी, सीआरपी, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत लोगों ने सराहा है कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। और जहाँ सर सोर्स रिपोर्ट मिल रहा है कि उसमें 2 बहुत बड़े कमांडर मारे गए हैं जिसका एक आइडेंटिफिकेशन अभी बाकी। और इसी के साथ न्यूज़ नाइट के आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।